Hello everyone, welcome to Engineer Rocky. In this session, we are going to cover SSC JEE 2025 paper analysis. You can download the PDF of this session for free from our Engineer Rocky Telegram channel. So without wasting any time, let's start the topic. चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है जो बहुत बेसिक है पर क्रिटिकल है। सवाल है, What is the number of links in a 30-meter metric chain? बहुत बार पूछा गया है ये। हाँ, इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 200। अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए अब पेज 3 पर इसका सही आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 150। अब रटने के बजाय इसका गणित समझते हैं। बिल्कुल, लॉजिक क्या है इसके पीछे? देखो, पुराने जमाने में जब सर्वे होता था ना, तो घने जंगलों में कपड़े या फाइबर के टेप यूज होते थे जो बहुत जल्दी कट फट जाते थे। इसलिए गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील की चेन बनाई गई। अच्छा, ताकि वो रफ एंड टफ रहे। हाँ, और उसे मोड़ने में आसानी हो, इसलिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया जिन्हें हम लिंक्स कहते हैं। इंडिया में जो मीट्रिक चेन इस्तेमाल होती है, उसके हर एक लिंक की स्टैंडर्ड लंबाई ठीक 20 सेंटीमीटर होती है, यानी 0.2 मीटर। सर, मुझे यहाँ एक चीज पूछनी है। अगर टोटल लेंथ 30 मीटर है और एक लिंक 0.2 मीटर का है, तो बस 30 को 0.2 से डिवाइड करना है, आंसर 150 आ गया। बिल्कुल सही। लेकिन एग्जाम के प्रेशर में अक्सर स्टूडेंट्स 20 मीटर और 30 मीटर चेन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या ये 20 सेंटीमीटर याद रखने की कोई आसान ट्रिक है या ये बस एक रैंडम नंबर है? बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो, 20 सेंटीमीटर कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये एक इंसान के हाथ की औसत ग्रिप और फील्ड में चेन को आसानी से फोल्ड करने के लिए सबसे परफेक्ट लेंथ होती है। ओह, इसके पीछे प्रैक्टिकल रीजन है। हाँ, अगर लिंक इससे लंबा होगा ना, तो चेन को समेटना मुश्किल होगा और वो बीच से सैग करने लगेगी, मतलब झुकने लगेगी। स्टूडेंट्स को बस ये 0.2 मीटर का बेस रूल याद रखना है। 20 को 0.2 से भाग देंगे तो 100 लिंक्स आ जाएंगे। राइट, बहुत ही हैंडी लॉजिक है ये। अब चेन से सीधी दूरी नापने के बाद देखते हैं कि अगर मेन लाइन से दाएं या बाएं कुछ नापना हो तो क्या करते हैं। पेज 4 पर अगला सवाल इसी बारे में है। सवाल है, द टर्म ऑफसेट इन सर्विंग रिफर्स टू। ध्यान से सुनिएगा इसके ऑप्शंस। ऑप्शन ए, अ हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, ऑप्शन बी, अ वर्टिकल मेजरमेंट, ऑप्शन सी, अ शॉर्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम अ चेन लाइन टू अ पॉइंट, ऑप्शन डी, एन एंगुलर मेजरमेंट। अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए पेज 5 पर चलते हैं और इसका सही आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अ शॉर्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम अ चेन लाइन टू अ पॉइंट। इसको थोड़ा विजुअलाइज करवाइए ना। बिल्कुल। देखो, जब एक मेन सर्वे लाइन बिछाई जाती है तो वो बस एक स्केलेटन की तरह होती है। उसमें जान तब आती है जब हम आसपास की डिटेल्स, जैसे कोई पुराना कुआं हो गया या कोई बिल्डिंग का कोना, उसे मैप में ऐड करते हैं। टोपोग्राफिकल फीचर्स। एग्जैक्टली। मेन चेन लाइन से इन टोपोग्राफिकल फीचर्स तक जो लैटरल या साइड की दूरी नापी जाती है ना, उसी को ऑफसेट कहते हैं। मतलब अगर मेन चेन लाइन हमारा हाईवे है और किनारे पर एक मस्त सा ढाबा बना है, हाँ बिल्कुल, तो हाईवे से उस ढाबे की दूरी निकालने के लिए जो लाइन खींची जाएगी वो ऑफसेट है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। लेकिन क्या ये ऑफसेट हमेशा 90 डिग्रीज पर ही होना चाहिए? ये बहुत ही प्रैक्टिकल डाउट है। जनरली हम 90 डिग्री वाले परपेंडिकुलर ऑफसेट को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि वो सबसे छोटी दूरी होती है। लेकिन मान लो बीच में कोई बड़ा पेड़ या गड्ढा आ गया तो हमें तिरछा भी नापना पड़ता है, जिसे हम ऑब्लिक ऑफसेट कहते हैं। असली सर्वेयर वही है जो फील्ड की अड़चनों के हिसाब से सही तरीका चुने। समझ गया। अब फील्ड से सीधे कागज पर आते हैं। पेज 6 पर प्लेन टेबल सर्वेइंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल है, इन प्लेन टेबल सर्वेइंग द इंटरसेक्शन मेथड इज यूज्ड टू। ये मेथड तो एग्जामिनर्स का फेवरेट है। एकदम। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम 2 नोन पॉइंट्स, ऑप्शन बी, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम 3 नोन पॉइंट्स, ऑप्शन सी, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऑप्शन डी, मेजर द हाइट ऑफ अ पॉइंट। अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए पेज 7 पे इसका सही आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम 2 नोन पॉइंट्स। इसका यूज केस क्या होता है मेनली? देखो, ये मेथड तब एकदम मैजिक की तरह काम आता है जब कोई ऑब्जेक्ट इनएक्सेसिबल हो, मतलब आप वहां आसानी से जा नहीं सकते। अच्छा, मान लीजिए बीच में कोई उफनती हुई नदी या गहरी खाई है जहां हम जा ही नहीं सकते, तो क्या ये विधि वहां सबसे ज्यादा काम आती है? बिल्कुल। मान लो नदी के उस पार एक टावर है जिसे मैप पर दिखाना है।
आप टेप लेकर तैर कर तो जाओगे नहीं। हाँ, वो तो इम्पॉसिबल है, ज्यामिति का यूज करना पड़ेगा। तो हम नदी के इसी तरफ अपनी सुरक्षित जमीन पर 2 स्टेशन बनाते हैं, ए और बी। हमें इन दोनों की बीच की दूरी पता होती है। पहले स्टेशन ए से टावर की तरफ एक रे यानी किरण खींचते हैं प्लेन टेबल पर। ओके। फिर स्टेशन बी पर जाकर उसी टावर की तरफ दूसरी रे खींचते हैं। अब कागज पर जहां ये दोनों किरणें इंटरसेक्ट करती हैं, बस वही उस टावर की एग्जैक्ट लोकेशन होती है। बिना एक कदम नदी में रखे काम हो गया। अरे वाह। इसी से जुड़ा पेज 8 का सवाल देखते हैं, जो प्लेन टेबल के मेन एडवांटेज की बात करता है। सवाल है, Which of the following is the main advantage of using a plane table for surveying? ऑप्शंस ध्यान से सुनिएगा। Option A, it is accurate for long distance measurements. Option B, it allows direct plotting of the survey details. Option C, it requires minimal setup time. Option D, it is suitable for measuring elevations. अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, अब पेज 9 पर इसका सही आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इट अलाउज डायरेक्ट प्लॉटिंग ऑफ द सर्वे डिटेल्स। इसका मतलब जो ट्रेडिशनल सर्वे में दिक्कतें आती थी वो यहाँ सॉल्व हो रही हैं। एग्जैक्टली। पहले क्या होता था, एक बंदा फील्ड में दूरियां नापता था, दूसरा उसे फील्ड बुक में लिखता था, फिर शाम को ऑफिस जाकर वो डायरी देखकर नक्शा बनता था। और अगर किसी ने गलती से 69 को 96 लिख दिया या कुछ अहम पेड़ नोट करना भूल गया तो बस वापस पूरी टीम लेकर अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और फील्ड में जाओ। बाप रे। प्लेन टेबल इस पूरे समस्या को जड़ से मिटा देता है। आपके सामने बोर्ड लगा है, आप देखते जा रहे हैं और हाथों हाथ वही नक्शा ड्रॉ कर रहे हैं। फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों एक साथ होते हैं। ये तो बिल्कुल लाइव ब्रॉडकास्ट की तरह है यार, जहां रिकॉर्डिंग और टेलीकास्ट एक साथ हो रहा है, कोई बात की एडिटिंग का झंझट ही नहीं। सही बात है। चलिए अब थोड़ा न्यूमेरिकल्स की दुनिया में चलते हैं, जहां बच्चे थोड़े घबराते हैं। पेज 10 पर टेप करेक्शन का एक सवाल है, A 50 meter long steel tape standardized with a pull of 120 Newton was used for measuring baseline length of 1500 meter. The pull exerted while measuring is 150 Newton. The correction CP due to pull is given by bracket में है the area of cross section of the tape equals A, Young's modulus equals E. डेटा को ध्यान से नोट कर लीजिए। हाँ, ऑप्शंस हैं। ऑप्शन A, CP is equal to 30N into 1500 M AE. Option B, CP is equal to 20N into 1100 M AE. Option C, CP is equal to 40N into 1200 M AE. Option D, CP is equal to 15N into 1400 M AE. अब आप कॉपी पेन लेकर खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, पेज 11 पर इसका सही आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये ना सिर्फ एक फॉर्मूला है, बल्कि सीधा सीधा हुक का नियम यानी हुक्स लॉ है, जो मॉलिक्यूलर लेवल पर काम कर रहा है। अच्छा, स्प्रिंग वाला लॉजिक। हाँ, जब आप स्टील टेप को खींचते हैं तो उसके अंदर के मेटालिक बॉन्ड्स स्प्रिंग की तरह बर्ताव करते हैं और टेप थोड़ा लंबा हो जाता है। अब फैक्ट्री में इसे 120 न्यूटन के स्टैंडर्ड पुल पर सेट किया गया था, पर फील्ड में सर्वेयर ने 150 न्यूटन की ताकत लगा दी। यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा गलती लोग P और P0 को उल्टा घटाने में करते हैं? हमें हमेशा अप्लाइड पुल में से ही स्टैंडर्ड पुल को घटाना चाहिए ना? एकदम दुखती रग पर हाथ रखा आपने। नियम पत्थर की लकीर है, हमेशा करंट माइनस स्टैंडर्ड। अगर आपने फील्ड में कम ताकत लगाई, मान लो 100 न्यूटन, तो टिप सिकुड़ जाएगा और करेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। राइट। यहाँ हमने 150 न्यूटन लगाया है, तो 150 माइनस 120 यानी 30 न्यूटन का पुल डिफरेंस आया। लेंथ 1500 मीटर है, तो सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे तो न्यूमरेटर में 30 और 1500 आएगा। इसलिए ऑप्शन ए सही है। बहुत ही शानदार। हॉरिजॉन्टल दूरी नापने के बाद अब हम ऊंचाई और लेवलिंग की दुनिया में चलते हैं। पेज 12 पर सवाल है, The RL of point A is 100.0 meters if the backside reading at point A is 2.0 meters and the foresight reading at point B is 1.5 meters. What is the RL of point B? ये तो बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 100.5 मीटर्स, ऑप्शन बी 98.5 मीटर्स, ऑप्शन सी 101.5 मीटर्स, ऑप्शन डी 99.5 मीटर्स। अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा।
तो चलिए पेज 13 पे सही आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 100.5 मीटर्स। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी HI मेथड का क्लासिक उदाहरण है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखो, पहले हमें अपनी मशीन की ऊंचाई निकालनी है। पॉइंट ए का RL यानी रिड्यूस लेवल 100 मीटर्स है। वहां हमने पहली रीडिंग ली जिसे बैक साइड कहते हैं, वो आई 2 मीटर्स। मतलब जमीन 100 मीटर पर है और हमने 2 मीटर और ऊपर देखा। राइट, तो दोनों को जोड़ दो, 100 प्लस 2.0 हो गया 102.0 मीटर्स। ये बन गया हमारा HI। ओके, मशीन का लेवल आ गया। अब पॉइंट बी का RL निकालने के लिए इस 102.0 मीटर में से पॉइंट बी की फोरसाइट रीडिंग यानी 1.5 मीटर को घटा दो। 102.0 माइनस 1.5 हुआ 100.5 मीटर्स। अरे ये तो बिल्कुल बैंक अकाउंट के बैलेंस की तरह लग रहा है यार। RL आपका ओपनिंग बैलेंस है, बैक साइड वो पैसा है जो आपने जमा किया, और फोर साइड वो खर्चा है जो आपने कर दिया। जो बचा वो नया बैलेंस है। एक साथ कई कॉन्सेप्ट्स टेस्ट करता है। मैं कॉलम्स पढ़ता हूँ। A. Magnetic declination. B. Plane table surveying. C. Theodolite. D. Baseline. और कॉलम 2 में परिभाषाएं हैं। 1. The angle between magnetic north and true north. 2. A method of surveying where the table is used to plot points. 3. An instrument for measuring angles in both horizontal and vertical plane. 4. The longest line measured in a triangulation system for large surveys. इसमें थोड़ा समय लग सकता है, ध्यान से मैच कीजिए। हाँ, ऑप्शंस हैं A1, B2, C3, D4. A2, B1, C4, D3. A2, B3, C1, D4. A4, B2, C1, D3. अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए पेज 15 पर इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन ए, मतलब सीधा सीधा मिलाना है। ये तो आसान हो गया। हाँ, पर ये एक बेहतरीन क्विक रिवीजन टूल है। जैसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल है। जो पृथ्वी के लिक्विड आयरन कोर की वजह से खिसकता रहता है। बिल्कुल, अगर इसे इग्नोर किया तो सड़क बनेगी किसी और शहर के लिए और पहुंचेगी कहीं और थियोडोलाइट सर्वेइंग की दुनिया का स्नाइपर राइफल है, जो एंगल्स को गजब की सटीकता से नापता है। बेसलाइन तो ट्रायंगुलेशन की रीढ़ की हड्डी है। एकदम सही। अब जब सड़कों या रेलवे की बात आती है तो पेज 16 का अगला सवाल एकदम सटीक बैठता है। सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द क्रॉस सेक्शन मेथड इन सर्वेइंग? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए, टू प्लॉट द कॉन्ट्योर लाइंस. ऑप्शन बी, टू मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस ओनली. ऑप्शन सी, to record the elevations at regular interval. Option D, to calculate the area of the land. अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए पेज 17 पर इसका सही आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू रिकॉर्ड द एलिवेशंस एट रेगुलर इंटरवल। इसका मेन यूज कंस्ट्रक्शन में कैसे होता है? देखो, जब कोई हाईवे बनता है तो वो एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन हमें यह भी जानना होता है कि सड़क के दाएं और बाएं जमीन कैसी है। तो हम मेन लाइन से 90 डिग्री पर रेगुलर इंटरवल पर जमीन की ऊंचाई नीचाई का रिकॉर्ड लेते हैं। मतलब अगर हमें सड़क या रेलवे ट्रैक बनाना है तो ठेकेदार को पहले से पता होना चाहिए कि कहाँ से कितनी मिट्टी खोदनी है और कहाँ भरनी है। उसी के लिए ये क्रॉस सेक्शन जरूरी है, राइट? एकदम सही कहा। अर्थवर्क यानी कट एंड फिल का वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन के बिना आप अनुमान लगा ही नहीं सकते। अब जब हमने रेलवे और सड़क के लिए मिट्टी काट ली है तो चलिए उस मिट्टी यानी सॉइल के गुणों को गहराई से समझते हैं। पेज 18 पर सवाल है, इन सॉइल स्टेबलाइजेशन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग लाइम टू क्ले सॉइल? सॉइल मैकेनिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, इंक्रीजेस द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल. ऑप्शन बी, इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल. ऑप्शन सी, डिक्रीजेस द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ. ऑप्शन डी, रिड्यूसेस द कोहेजन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स. अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए अब पेज 19 पर इसका सही आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिक्रीजेस द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ। चिकनी मिट्टी में चूना मिलाने से ऐसा क्या जादू होता है? जादू नहीं, ये आयॉन्स का खेल है। चिकनी मिट्टी यानी क्ले की प्रॉब्लम ये है कि पानी पाकर वो फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़कर दरारें पैदा कर देती है। हाँ, वो नेगेटिव चार्ज की वजह से। बिल्कुल। तो जब हम चूना मिलाते हैं तो कैटायन एक्सचेंज होता है। चूने का कैल्शियम मिट्टी के बारीक कणों को आपस में चिपकाकर बड़े कण बना देता है। इस प्रोसेस को फ्लोक्यूलेशन कहते हैं।
सर, अगर चूना मिलाने से प्लास्टिसिटी कम होती है तो क्या इसका मतलब है कि बारिश के मौसम में ये मिट्टी अब दलदल की तरह बर्ताव नहीं करेगी? एग्जैक्टली काणा आपस में जुड़ गए तो वो मजबूत हो गई। इसके अलावा पाज़ोलेनिक सीमेंटेशन भी होता है, जिससे मिट्टी सचमुच एक कमजोर कंक्रीट की तरह मजबूत हो जाती है और उसकी शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये तो सिविल इंजीनियरिंग का असली जादू है। लेकिन क्या होगा अगर मिट्टी इतनी कमजोर हो कि उसमें केमिकल भी काम न करें? यही हमारा आज का आखिरी सवाल है। पेज 20 पर सवाल है, इन अ सैंडी सॉइल विद अ शैलो फाउंडेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू इंप्रूव बेयरिंग कैपेसिटी? बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। Option A, increasing the depth of the foundation. Option B, adding more sand to the soil. Option C, using a heavier foundation material. Option D, installing piles to transfer the load to deeper soil layers. अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए पेज 21 पर इसका सही आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंस्टॉलिंग पाइल्स टू ट्रांसफर द लोड टू डीपर सॉइल लेयर्स। जब मिट्टी रेतीली हो तो ये पाइल्स कैसे काम करती हैं? देखो, जब ऊपर की रेतीली मिट्टी कमजोर होती है तो कोई भी भारी इमारत धंस सकती है। तो हम कंक्रीट या स्टील के लंबे खंभे, जिन्हें पाइल्स कहते हैं, उन्हें जमीन में बहुत गहराई तक गाड़ते हैं। ओके। ये पाइल्स ऊपर की कमजोर रेत को बाईपास करते हुए बिल्डिंग के सारे वजन को नीचे मौजूद सघन चट्टानों या मजबूत जमीन तक ट्रांसफर कर देती हैं। मतलब इसकी तुलना हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हम दलदल में लंबी लकड़ियां गाड़ते हैं ताकि वजन का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, कमजोर लेयर को इग्नोर करके मजबूत परत का सहारा लेना। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। तटीय इलाकों में जहां ढीली रेत होती है, वहां यही पाइल फाउंडेशन बिल्डिंग्स को बचाती है। आज के इस सेशन में हमने सर्वेइंग की 20 सेंटीमीटर की चेन से लेकर सॉइल मैकेनिक्स की पाइल्स तक के सफर को गहराई से समझा। आप सब बस इन कॉन्सेप्ट्स का बार बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि एसएससी जेईई में ऐसे ही प्रश्न आपकी रैंक तय करते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिस करते रहिए और इसके पीछे के लॉजिक को कभी मत भूलिए। हाँ, और जाने से पहले एक सवाल जो आप सबको सोचना चाहिए। हमने चिकनी मिट्टी में चूना मिलाने की बात की, लेकिन अगर वो ब्लैक कॉटन सॉइल हो जिसमें मोंटमोरेलोनाइट नाम का मिनरल बहुत ज्यादा होता है, तो क्या तब भी यही चूने वाली रणनीति काम करेगी या फिर फाउंडेशन का गेम ही बदल जाएगा? इस पर जरूर रिसर्च कीजिएगा। इस सेशन को अपने अन्य इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।